नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में आपने सुना होगा बशर अल असद भाग गए हैं। ये कहाँ भाग के गए हैं? रूस भाग के गए हैं। रूस पलायन करके गए हैं क्योंकि रूस इनका बहुत बड़ा समर्थक रहा है। व्लादिमीर पुतिन जब से 2000 में सत्ता में आए हैं तब से इनका बहुत बड़ा समर्थक बना हुआ है रूस की तरफ से। आखिरकार ये भागे क्यों और किस प्रकार से इनकी सत्ता ख़त्म हुई और किस प्रकार से इन्होंने सत्ता को मजबूत की थी और अरब स्प्रिंग का क्या, अरब क्रांति का क्या इसमें रोल रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे, विस्तृत तौर से समझेंगे। हमारा पूरा सेशन आज इन्फोग्राफिक होगा। हालांकि आपको पता होगा सिर्फ बशर अल असद ही नहीं, बहुत सारे अन्य नेता हैं जिन्होंने अपनी कंट्री छोड़ी है। इसमें सबसे रीसेंट एग्जाम्पल आपने शेख हसीना का सुना होगा और शेख हसीना बांग्लादेश से अगस्त के 2024 के समय आउटस्ट हुई हैं और उसके बाद से ये भारत में इन्होंने रेफ्यूज लिया है, पॉलिटिकल रेफ्यूज लिया है। और इसी प्रकार से रूस में बशर अल असद और उनके परिवार ने पॉलिटिकल रेफ्यूज लिया है। तो इन्हीं के बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे। ये हैं बशर अल असद जो कि सीरिया के अब एक्स राष्ट्रपति हो चुके हैं। अब ये सीरिया के राष्ट्रपति नहीं है बेटा। तो अगर कोई पूछे बशर अल असद कौन है तो ये एक लीडर थे जो कि आउटस्ट हो गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ये अलावी शिया मुसलमान हैं। अलावी शिया मुसलमान ये क्या है? ये मुस्लिम, एक्चुअली शिया समुदाय में मुसलमानों का एक ब्रांच होता है अलावी। और अगर हम सीरिया की बात करें, सीरिया में 90% सुन्नी मुसलमान हैं और जो इनके लीडर थे ये 10% शिया मुसलमानों में से एक शाखा जो अलावी होती है वो थे। अब आप सोचिए, एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन पे कोई माइनॉरिटी बहुत लंबे समय से शासन कर रहा है। बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं थी यहाँ पे। जिस प्रकार से इनकी सत्ता बनी है 1971 में, इनके पिताजी ने जिस प्रकार से अपनी सत्ता अलग अलग गुटों के बीच में ध्रुवीकरण करके बनाई है, उसी का यहाँ पे अंजाम आ गया है। 13 साल बाद 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। अगर आपको याद होगा, अरब क्रांति के बारे में कुछ पढ़ा होगा आपने, तो अरब स्प्रिंग उस समय शुरू हुआ था जिस समय हर जगह लहर उठ रही थी डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पे भी लहर उठी। हालांकि एट लार्ज सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। एट लार्ज बोला जाता है कि अरब स्प्रिंग अनसक्सेसफुल रहा, पर क्योंकि उसका अब हम बोल सकते हैं एक प्रकार से परिणाम 13 साल बाद आ रहा है, तो क्या हम इसे अनसक्सेसफुल कहेंगे? अब इनके बारे में बताना चाहूँगी। बशर अल असद, इनके पिताजी ने 1971 में तख्ता पलट करके अपनी पावर कंसोलिडेट की। अलावियों को बाकी सारे समुदायों से इन्होंने अलग बनाया। किस प्रकार से बनाया? नौकरियों में ज़्यादा हक अलावी मुसलमानों को दिया गया, रिसोर्सेज में, संसाधन में ज़्यादा हक अलावी मुसलमानों को दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग रूप से अलावी मुसलमानों को ज़्यादा संसाधन मिलते जा रहे थे और बाकी जो सुन्नी पक्ष था उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। इस वजह से अरब स्प्रिंग आई और इनको हटाने के लिए पुरजोर कोशिश की गई अलग अलग रेबेलियस ग्रुप से। एक चीज़ का ध्यान रखिए, विद्रोही जितने हैं ये किसी एक समूह से नहीं बिलोंग करते हैं, बहुत सारे अन्य समूहों से बिलोंग करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसी एक समूह के पास पावर अब चली जाएगी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे अन्य समूह हैं जो चाहते हैं कि हमें भी सत्ता में आने की संभावना देखनी होगी। जैसे कि आइसिस पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हम किस प्रकार से यहाँ जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको कैसे फिल करें। तो आइसिस काम कर रहा है कि रेडिकलाइज करे यहाँ के गुटों को। इस वजह से अभी हाल ही में दमिश्क में, जो कि सीरिया की राजधानी है, वहाँ पे भी यूएसए ने खूब ताबड़तोड़ हमला किया है। अब ये माना जाता है कि किस प्रकार से आगे सीरिया की राह होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। भारत का इसमें क्या कहना है। तो 2011 में जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई, अरब क्रांति शुरू हुई, उसी का परिणाम है कि आज बशर अल असद रूस भाग गए हैं और व्लादिमीर पुतिन इनकी सहायता कर रहे हैं। अब हम सीरिया की अगर बात करें, किस प्रकार से सीरिया काम कर रहा है, किस प्रकार से सीरिया है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया 10% जो सीरिया की पॉपुलेशन है ये शिया मुसलमानों से बनी हुई है, ठीक है, और बाकी 80 से 90% जो है वो सुन्नी मुसलमानों से बनी हुई है और बाकी छोटे मोटे गुट भी हैं, बट यहाँ पे सबसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी की मानी जाती है। सीरिया तुर्की से अपनी सीमा साझा कर रहा है, लेबनान से अपनी सीमा साझा कर रहा है, साथ ही साथ जॉर्डन से अपनी सीमा साझा कर रहा है और इजराइल से भी सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ पे सीरिया जो है एट द जंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी है। आपको पता है इजराइल और गाज़ा पट्टी में फ़िलहाल फ़िलिस्तीन के लिए जो लड़ाई चल रही है, इजराइल और लेबनान के लिए चल रही है। हाल ही में माउंट हरमोन ने भी
माउंट हरमोन जो कि सीरिया के बहुत ही करीब है, यहाँ पे इजराइल ने अपनी सेना भेज के रखी कि देखें यहाँ सारी स्थिति सही है कि नहीं। और ये 1973 के बाद अब हुआ है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद हम देख रहे हैं बेटा कि वापस से इजरायली सेना कहाँ घुसी, सीरिया में घुसी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैसे तो सीरिया बहुत महत्वपूर्ण है। सीरिया में सिर्फ एक कंट्री नहीं है जो कि इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड है। यूएसए इसमें इंटरेस्टेड है, रशिया इसमें इंटरेस्टेड है, रूस इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ इजराइल भी इंटरेस्टेड है, इसके अलावा ईरान भी इसमें इंटरेस्टेड है। अब आपको पता होगा ईरान क्योंकि खुद एक शिया देश है, इस वजह से ये बशर अल असद को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो सीरियन गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट करता है? एक तो सीरियन गवर्नमेंट, यानी कि अब तो बशर अल असद भाग गए हैं, तो बशर अल असद का सपोर्ट किससे ज़्यादा था? बशर अल असद को रूस के व्लादिमीर पुतिन, ईरान और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के चीफ, ये क्योंकि शिया ग्रुप्स हैं, ऑफ कोर्स इनको छोड़ के ये शिया ग्रुप से, इस वजह से इनको सपोर्ट कर रहे थे। और इनके अगेंस्ट कौन कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स था, तुर्की था और सऊदी अरब। ये नहीं चाहते थे कि बशर अल असद अब बहुत लंबे समय तक यहाँ रहें। अब तो यहाँ पे जो बाइडन और अब डोनाल्ड ट्रंप होंगे, उसके बाद बाकी तो इनका भी अब ये भी अब सऊदी अरेबिया में पावर में नहीं है। पर बेसिकली परमानेंट इंटरेस्ट देखो तो यूएसए, सऊदी अरेबिया और टर्की इनके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। फिलहाल अगर देखें तो सीरिया के 5 शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोही वो हैं जो चाहते थे बशर अल असद यहाँ से चला जाए। तो यहाँ अलेप्पो, हमा और होम्स में किया है, दमिश्क में भी। और यहाँ दमिश्क में बहुत सारे बोल सकते हैं फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स है आईसिस की। तो यहाँ पे रूस ने, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे यूएसए ने बहुत लंबे समय तक हमला भी किया है बेटा। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? अमेरिका कह रहा है कि हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आज़ाद सीरिया बनाने के पक्ष में हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुट हैं जो सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके अलावा सीरिया में जो हुआ उसके लिए असद की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि असद को किसी न किसी प्रकार से हमें ट्राई करना पड़ेगा। हमारे सैनिक, रूस कहते हैं हमारे सैनिक सीरिया में सुरक्षित हैं। रूस की वजह से ही बशर अल असद ने अपनी पावर को और कंसोलिडेट किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है हमें उनकी सुरक्षा को लेकर विद्रोहियों से आश्वासन भी मिला है कि वो रूसी सैनिकों को कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया में शांति रहे, इस पे ये बिल्कुल चिंता व्यक्त तो कर रहे हैं, साथ ही साथ ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि अब तो सीरिया से बशर अल असद चला गया है तो लोग अब वहाँ खुश हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ एक ऐसा कार्य ना हो जिससे इंसानियत फिर से शर्मसार हो जाए। ब्रिटेन कहता है कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो अभूतपूर्व है। किस प्रकार से इनको भगाया गया, तख्ता पलट हुआ, सीरियाई लोगों ने असद शासन में बहुत तकलीफें झेली, इसलिए उनका जाना सही है। इजराइल कह रहा है पश्चिम एशिया के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। मतलब इजराइल भी इनके सपोर्ट में नहीं था। जो यूएसए की बोली होगी वही इजराइल की बोली होगी। चीन कहता है कि सीरिया के हालात पर उनकी नज़र है और विद्रोही सेना के शासन में अपने नागरिकों की सुरक्षा की अपील करते हैं। मतलब चीन कह रहा है हमारे जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित रखना। उसके अलावा फ्रांस कहता है कि असद शासन के अंत में सीरिया में क्रूर सत्ता का खात्मा हुआ है। यूक्रेन कहता है कि सीरिया की नई सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो पुतिन से दूर रहे। यूक्रेन कह रहा है कि भाई पुतिन से दूर रहो, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो। उसके अलावा तुर्की कहता है हम सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की तो हमेशा से बशर अल असद और उनकी फैमिली के अगेंस्ट था। इसके अलावा ये जैसे कि मैंने बताया कि पिता खुद तख्ता पलट करके आए थे 1970 के आसपास। अलावी शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्हीं को संसाधनों में जितनी ज़्यादा बोल सकते हैं कि शेयर दे सकते थे उन्होंने दिया, और उसी का परिणाम है कि आज जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पावर और रिसोर्सेज माइनॉरिटी के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़िलहाल ईरान को लेकर ईरान बहुत ज़्यादा चिंतित है इजराइल को लेकर, क्योंकि इजराइल की सेना जैसे कि मैंने कहा 1973 के बाद अब वापस से सीरिया में प्रवेश की है, जानने के लिए और साथ ही साथ यूएसए की मदद करने के लिए कि अगर आईसिस के ठिकाने हैं तो उसको जड़ों से हटा दिया जाएगा। तो ईरान भी काफ़ी अपसेट है इस बात को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं किस प्रकार से 10 साल में क्या नंबर्स हैं, सीरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। 60% जो शेयर है सीरिया का, ये मार्च 2021 तक किसके कंट्रोल में था? रेजिम के कंट्रोल में था। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप को कि किस एरिया में किसका हक था।
सीरियन गवर्नमेंट इससे पहले, आज के समय से पहले सीरियन गवर्नमेंट का ज़्यादा हक था, इसमें आप बेहतर देख पाएंगे। जैसे कि 26 नवंबर की स्थिति देखिए, महज 11 दिनों में स्थिति कैसे बदल जाती है। जो लाल वाला क्षेत्र है असद सरकार का था, बाकी जो कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का जो खुद कुर्दिस्तान मांग रही है वो अलग था। इसके अलावा हयात तहरीर अल शम ये अलग क्षेत्र को अपने अधीन रखी थी। उसके बाद सीरियन रिबेल फोर्स यहाँ इस क्षेत्र को रखी है। आइसिस कुछ एरियाज में अंदर भी मौजूद था, इन्हीं के गढ़ों को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि आइसिस आपको पता है किस प्रकार से आइसिस अपने आप को रिकूपरेट करना चाह रहा है। और ये 26 तारीख की स्थिति थी। अब 8 दिसंबर की स्थिति देखिए, तो जहां सीरियन गवर्नमेंट का हक था, अब यहाँ पूरा का पूरा हयात तहरीर अल शम है। अब बेसिकली यहाँ पे कुर्दिश सीरियन भी है, साथ ही साथ सीरियन रिबेल फोर्स भी अभी भी सत्ता के लिए लड़ाई लगातार बनी हुई है कि हमको भी सत्ता में शेयर चाहिए। तो ये खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर सेना और विद्रोहियों के बीच में संघर्ष की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट HTS का कब्जा हुआ। 5 दिसंबर HTS ने हमा शहर पर धीरे धीरे कब्जा किया और फिर 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को दारा के क्षेत्रों में स्थानीय विद्रोही गुटों का कब्जा हुआ। 8 दिसंबर तक दमास्कस या फिर दमिश्क, जो कि सीरिया का कैपिटल है, इसमें विद्रोही लड़ाके घुसे, राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भाग गए। इस प्रकार से रूस की पूरी कहानी। और जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले अशरफ गानी अफगानिस्तान में ऐसी ही सिचुएशन उनकी भी आई थी, और शेख हसीना की भी ऐसी ही सिचुएशन आई है। इनके अलावा मुशर्रफ की भी सिचुएशन ऐसी हुई थी। तो जैसे बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो डिक्टेटर्स हैं उनका यही सिचुएशन आता है। और मैंने आपको बताया था ना कि कैसे इस प्रकार से हाफिज अल असद जो इनके पिताजी थे, इन्होंने ही सारी सत्ता की शुरुआत की, और इसको स्ट्रॉन्ग किसने किया? बशर अल असद ने किया। अब नहीं है। 90% जो सीरिया की पॉपुलेशन है ये पॉवर्टी लाइन से काफ़ी नीचे रहती है, और 83% यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं। जहाँ बेरोजगारी होती है उस जगह को आइसिस बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रुपयों के लिए भी लोग ह्यूमन बॉम्ब तक बनने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 12.4 मिलियन सीरियंस के पास पता ही नहीं है कि उनके अगले मील कब होने वाली, यानी कि उनको ये नहीं पता कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, रात को मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 मिलियन लोग हैं जो सीरिया के, जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए, यानी कि सीरिया में उनका घर पहले कहीं और हुआ करता था, आज कहीं और है। इसके अलावा सीरियन रेफ्यूजीज जो दूसरी कंट्री में भाग के चले गए हैं, ये 5.6 मिलियन है। उसके अलावा इकोनॉमिक कॉस्ट अभी तक जो वॉर का हुआ है वो $1 ट्रिलियन का है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। भारत क्या कह रहा है और बाकी देश क्यों सीरिया के लिए चिंतित है? देखो, सीरिया पहली बात तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड एरिया में है, यानी कि यहाँ पे व्यापार चैनल बहुत सारे हैं, तो सीरिया को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से सारी कंट्री सीरिया के लिए लड़ रही थी कि अब हमारे सीरिया से कैसे व्यापार पास होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, तेल के दामों में उछाल जरूर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ से तेल का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। रिसोर्सेस, संसाधन, खनिज और ऑयल इनके पास बहुत है, तो उसके लिए भी अब लड़ाई होगी। वैसे भारत ने कोई खास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब हमारे ऊपर ऐसा असर नहीं आएगा, पर हाल ही में हमने 28 करोड़, पिछले साल ही हमने 28 करोड़ का यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया है। बहुत इन्वेस्टमेंट भारत का नहीं है, पर भारत भी नज़र बनाए रखे है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह क्लासेस लेते रहें। धन्यवाद।